हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए क्लास में। तो आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं एमजेसी 4 पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो एमजेसी 4 में कुल 4 यूनिट पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में। तो आज के इस मैराथन क्लास में सभी यूनिट को एक एक करके देखेंगे। 1 से 4 तक के सभी यूनिट को एक ही क्लास में आज के ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके पिछले वीडियो में एमजेसी 3 या MIC 3 पॉलिटिकल साइंस के सभी यूनिट को करवा चुके हैं। उसका 2 वीडियो है, जिसमें एक वीडियो में यूनिट 1 और 2 है और दूसरे वीडियो में 3, 4, 5 को बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में मेजर 4 के पॉलिटिकल साइंस के 4 यूनिट को कवर करने वाले हैं। तो सभी यूनिट को एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग के पास चला जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इकाई 1 यानी यूनिट 1 से शुरू करते हैं। तो यूनिट 1 में क्या है? भारत में राजनीतिक दल एवं दल प्रणाली। तो यूनिट 1 में ये इसी के बारे में पढ़ना है, भारत में राजनीतिक दल एवं दल प्रणाली। तो चलिए देखते हैं भारत में राजनीतिक दल एवं दल प्रणाली क्या है। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना की अगर बात किया जाए तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या है, जैसा कि आप सबको पता ही है कि भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो वही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या होता है? राजनीतिक दलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोकतंत्र बिना राजनीतिक दलों के अधूरा माना जाता है। लोकतंत्र क्या है? बिना राजनीतिक दलों के अधूरा माना जाता है। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, यानी एक रास्ता का कार्य करते हैं, यानी पुल का कार्य करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, सेतु का काम करता है। वे जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं तथा सरकार की नीतियों को जनता तक समझाते हैं। ये नीतियों को जनता तक समझाते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में क्या है? भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में राजनीतिक दल लोकतंत्र को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुदलीय प्रणाली विकसित हुई, जिसने भारतीय लोकतंत्र को गतिशील और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया। ठीक है, अब बात करते हैं राजनीतिक दल का अर्थ के बारे में। तो राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, राजनीतिक दल वह संगठित समूह है जो समान विचारधारा, सिद्धांत और नीतियों के आधार पर सत्ता प्राप्त करने तथा शासन चलाने का प्रयास करता है। तो राजनीतिक दल वह संगठित समूह है जो क्या करता है? समान विचारधारा, सिद्धांत और नीतियों के आधार पर सत्ता प्राप्त करने तथा शासन चलाने का प्रयास करता है। तो इसके परिभाषा की अगर बात करें तो एडमंड बर्क द्वारा इसका क्या परिभाषा दिया गया है? तो राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो राष्ट्रीय हित के लिए एक समान सिद्धांतों के आधार पर संगठित होते हैं। ये एक इनका मत है एडमंड बर्क का। अब राजनीतिक दलों की विशेषता की बात किया जाए, राजनीतिक दल की क्या विशेषता है राजनीतिक दलों की? तो देखिए, इसके विशेषता को अगर बात करते हैं तो पहला इसका विशेषता क्या है राजनीतिक दल की? तो पहला विशेषता है संगठनात्मक ढांचा। क्या है पहला विशेषता? संगठनात्मक ढांचा। दूसरा विशेषता है सम्मान विचारधारा, यानी सभी का विचारधारा सम्मान सेम रहता है। तीसरा है सत्ता प्राप्त करने की इच्छा। तो इन सब का मेन मकसद क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना। उसके बाद जनता का समर्थन, बिना जनता के समर्थन के सत्ता प्राप्त नहीं हो सकता। चुनाव में भागीदारी, उसके बाद तो ये सब इसकी क्या है? विशेषता है। अब बात करते हैं भारत में राजनीतिक दलों की प्रकृति एवं प्रवृत्तियाँ। तो भारत में कैसी है इसकी प्रकृति एवं प्रवृत्तियाँ राजनीतिक दलों की, वो देखते हैं। पहला, बहुदलीय प्रणाली। पहला क्या है? बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम। ये है बहुदलीय प्रणाली। तब बहुदलीय प्रणाली क्या होता है? तो भारत में दो नहीं बल्कि अनेक दल मौजूद है। क्या है? भारत में दो नहीं बल्कि अनेक दल मौजूद है, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, स्थानीय दल। इससे लोकतंत्र अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनता है। दूसरा है गठबंधन राजनीति। गठबंधन राजनीति ये क्या होता है? तो कई बार किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। जैसे बिहार में क्या है? बिहार में NDA का सरकार है। तो NDA में कौन कौन है? NDA में कुल 5 पार्टी है।
तो ये अकेले पार्टी का सरकार नहीं है, तो यही गठबंधन कहलाता है। एनडीए में जैसे कौन कौन है, जैसे बीजेपी है, उसके बाद जेडीयू है, एलजेपी है। ये 4 पार्टी हो गया ना, 1 2 3, 2 और पार्टी है, और यही 5 मिलाकर जो है एनडीए कहलाता है। तो एनडीए क्या है? एनडीए गठबंधन। एनडीए क्या है? एक गठबंधन है। तो कई बार किसी तो क्या कह रहा है, कई बार किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो वो गठबंधन राजनीति कहलाती है। जैसे कि एनडीए, देखिए अब यहाँ पे आ भी गया, एनडीए हो गया, एनडीए हो गया, उसके बाद हो गया यूपीए हो गया, आरजेडी हो गया। जैसे इसमें समझौता और सहयोग की राजनीति बढ़ती है, इससे समझौता और सहयोग की राजनीति बढ़ती है। कौन? गठबंधन राजनीति में, ठीक है। उसके बाद आता है क्षेत्रीय दल का उदय। क्षेत्रीय दल का उदय, तो क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए राज्य स्तर पर दल उभरे, जैसे कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद शिवसेना हो गया। इन दलों ने राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया। क्षेत्रीय दल जो है राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया। अब चौथा है जाति एवं धर्म आधारित राजनीति, और ये भारत के संदर्भ में सबसे पॉपुलर राजनीति है। क्या? जाति एवं धर्म आधारित। यहाँ जाति और धर्म पे ही तो राजनीति टिका हुआ है पूरा, खासकर बिहार का। कई दल जाति और धर्म के आधार पर समर्थन जुटाते हैं। अभी के इलेक्शन में क्या होता है बिहार में, लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं अभी भी। यही है, कई दल जाति और धर्म के आधार पर समर्थन जुटाते हैं, और राजनीति को देख धर्म जाति को देखकर वोट करते हैं। तो जाति एवं धर्म आधारित राजनीति वाले लोग क्या करते हैं, इसी के जरिए जो है अपना समर्थन जुटाते हैं और अपना बहुमत लाते हैं। यह लोकतंत्र के लिए चुनौती भी है। तो धर्म का राजनीति और क्या है, एक लोकतंत्र के लिए चुनौती ही है। उसके बाद 5वां है व्यक्तिवाद एवं परिवारवाद। व्यक्तिवाद एवं परिवारवाद क्या है? कुछ दलों में नेतृत्व परिवार केंद्रित हो जाता है, इससे आंतरिक लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। जैसे कि किसी पार्टी का अगर सरकार बनेगा तो बहुत सारा जो पद होता है उनके ही परिवार से मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, यही व्यक्तिवाद एवं परिवारवाद हो जाता है, जो क्या है आंतरिक लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। अब बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र के संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका। तो भारतीय लोकतंत्र के संचालन में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, सो देखिए। पहला है जनता और सरकार के बीच सेतु। ये क्या करता है? जनता और सरकार के बीच सेतु का निर्माण करता है, जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाते हैं। उसके बाद चुनाव में भागीदारी, इनका चुनाव में भागीदारी होता है, उम्मीदवार खड़े करते हैं और जनता को विकल्प देते हैं। तीसरा जनमत निर्माण। तीसरा क्या है? जनमत निर्माण। जनमत निर्माण क्या होता है? सभा हो गया, रैली हो गया, भाषण हो गया, मीडिया से जनता को जागरूक करते हैं, ये सब हो गया। उसके बाद है सरकार का गठन। बहुमत दल सरकार बनाता है। बहुमत दल क्या करता है? सरकार बनाता है। विपक्ष की भूमिका, तो विपक्ष की क्या भूमिका है, सो देखिए। सरकार की गलतियों की आलोचना और नियंत्रण। सरकार की गलतियों पर क्या करना? आलोचना करना, उस पर नियंत्रण करना, तो विपक्ष का यही भूमिका होता है। उसके बाद छठा है राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक शिक्षा क्या है? लोगों में लोकतांत्रिक चेतना विकसित करना। राजनीतिक शिक्षा का अर्थ यही होता है, लोगों में लोकतांत्रिक चेतना विकसित करना। अब इसके निष्कर्ष की अगर बात करें राजनीतिक दल की, तो राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ है, इनके बिना लोकतंत्र की कल्पना असंभव है, कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। समझ गए? अब यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? तो यूनिट 2 में पढ़ना है भारत में चुनाव। भारत में चुनाव में मुद्दे एवं चुनौतियां, मतदान व्यवहार, उसके बाद निर्वाचन आयोग, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में चुनाव, मुद्दे एवं चुनौतियां। मुद्दे और चुनौतियों को देखते हैं। तो प्रस्तावना को सबसे पहले इसके प्रस्तावना को देखते हैं। तो चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। चुनाव क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है। चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां करोड़ों लोग मतदान करते हैं। जैसा कि पता ही होगा कि भारत का कुल जनसंख्या कितना है? 142 करोड़, यानी कि 1.42 बिलियन
जनसंख्या है, इसलिए जो है यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कौन? भारत, जहाँ करोड़ों लोग मतदान करते हैं। चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या होते हैं? तो चुनाव के प्रमुख मुद्दे होते हैं गरीबी, बेरोजगारी, उसके बाद प्रमुख मुद्दा होता है शिक्षा, उसके बाद होता है स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास। ये सब जो है चुनाव का मुद्दा होता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये सब अब मायने नहीं करता है। लोग क्या करते हैं? जाति के आधार पर वोट करते हैं। उनके दिमाग में ये सब चीज़ चलता ही नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, विकास हो गया, बेरोजगारी हो गई, ये सब मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। जाति के आधार पर वोट कर देना है, जो कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो ये है क्या? चुनाव के प्रमुख मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास। चुनाव की चुनौतियाँ क्या है? पहला, धन बल हो गया, बाहुबल हो गया, अपराधीकरण हो गया, जातिवाद हो गया। सबसे बड़ा यही है, जातिवाद। सांप्रदायिकता हो गया, फर्जी मतदान हो गया, उसके बाद मतदाता उदासीनता हो गया। ये सब लोकतंत्र की गुणवत्ता को कमजोर करते हैं। ये सब क्या करता है? ये सब लोकतंत्र की गुणवत्ता को कमजोर करते हैं। अब बी में देखते हैं, बी में क्या है? बी में है मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व। तो मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व क्या क्या है? सो देखिए, मतदाता किसे वोट देगा यह कई सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारणों से तय होता है। पहला, जाति। भारत में जाति राजनीति को बहुत प्रभावित करती है। तो ये यहाँ भारत में तो जो भी राजनीति होता है वो क्या होता है? धर्म और जाति को लेकर ही होता है। भारत में जाति राजनीति को बहुत प्रभावित करती है। दूसरा, वर्ग। गरीब और अमीर के हित अलग अलग होते हैं। अमीर वाले दूसरे को वोट करते हैं, गरीब वाले दूसरे को वोट करते हैं। लिंग। उसके बाद लिंग, महिलाओं के मुद्दे अलग हो सकते हैं। चौथा है धर्म। धार्मिक पहचान भी मतदान को प्रभावित करते हैं। लोग धर्म के आधार पर भी वोट करते हैं, धर्म और जाति के आधार पर, जैसा कि अब पता ही होगा। उसके बाद भाषा। भाषाई पहचान क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा देती है। उसके बाद गुट। गुट क्या होता है? स्थानीय समूह या नेता भी निर्णय प्रभावित करते हैं। अब आते हैं सी में, भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो परिचय, सबसे पहले भारत का निर्वाचन आयोग क्या है, इसके परिचय को देखते हैं। भारत में चुनावों का संचालन एक स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाता है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग कहा जाता है। जिसके द्वारा जो है चुनाव का संचालन किया जाता है स्वतंत्र रूप से, वह एक स्वतंत्र संस्था है, उसे ही क्या कहते हैं? भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित है। तो यह जो निर्वाचन आयोग है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित हुआ? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है निर्वाचन आयोग को, भारतीय निर्वाचन आयोग को। संरचना की अगर बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य आयुक्त भी होते हैं इसमें। अब इसका कार्य क्या है? तो इसका मेन कार्य क्या है? चुनाव कार्यक्रम घोषित करना और चुनाव को करवाना, मतदान सूची बनाना, चुनाव चिन्ह देना। तो चुनाव चिन्ह देना भी इसी का काम है निर्वाचन आयोग का। निष्पक्ष चुनाव कराना, ये जो निष्पक्ष चुनाव कराना इसी का जिम्मेदारी होता है निर्वाचन आयोग का। जैसे अभी इसके अध्यक्ष कौन है निर्वाचन आयोग का? ज्ञानेश कुमार। पता होगा कि अभी निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेश कुमार है। निष्पक्ष चुनाव कराना, ये सब इनका काम होता है। और इसका और क्या काम होता है? आचार संहिता लागू करना। जैसे कि जब इलेक्शन होने वाला रहता था उसके 15-20 दिन या 1 महीना पहले क्या लागू किया जाता है? आचार संहिता लागू कर दिया जाता है। तो ये सब इसका काम है निर्वाचन आयोग का। अब इसका महत्व क्या है? स्वतंत्र। तो इसका सबसे बड़ा महत्व है स्वतंत्र चुनाव करवाना, निष्पक्षता होना, लोकतंत्र की मजबूती, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना इलेक्शन में, इलेक्शन जो है स्वतंत्र रूप से हो। और निष्कर्ष की अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र का संरक्षण है। तो निर्वाचन आयोग क्या है? भारतीय लोकतंत्र का क्या है? संरक्षक है। तो यूनिट 2 कंप्लीट हुआ। अब यूनिट 3 में आते हैं। तो यूनिट 3 में क्या है? यूनिट 3 में है भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद। तो भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद क्या है, इसको देखते हैं। तो भारत एक विशाल, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक देश है। ठीक है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अलग अलग भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपराएं और आर्थिक परिस्थितियां हैं। यही विविधता भारतीय लोकतंत्र की शक्ति भी है और चुनौती भी है। बिल्कुल
इन्हीं भिन्नताओं के कारण जब लोग अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देने लगते हैं तो इसे क्षेत्रवाद कहा जाता है। क्या कह रहा है? इन्हीं भिन्नताओं के कारण जब लोग अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देने लगते हैं तो इसे क्षेत्रवाद कहा जाता है। समझ गए? दूसरे शब्दों में अगर बात किया जाए तो दूसरे शब्दों में क्षेत्रवाद क्या है? जब किसी क्षेत्र विशेष के लोग अपने विकास, पहचान और अधिकारों के लिए राजनीतिक रूप से संगठित होकर मांग उठाते हैं तो उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। ठीक है? क्षेत्रवाद का अर्थ क्या है? क्षेत्रवाद का तात्पर्य है अपने क्षेत्र के हितों की रक्षा, स्थानीय पहचान का संरक्षण, संसाधनों पर अधिकार, अलग राज्य या स्वायत्तता की मांग। उसके बाद यह एक राजनीतिक चेतना है जो क्षेत्रीय असंतोष से उत्पन्न होती है। क्षेत्रवाद के कारण, अब क्षेत्रवाद के क्या कारण है सो देखिए। क्षेत्रवाद का पहला कारण है में देखिए भौगोलिक कारण की अगर बात करें तो भारत के विभिन्न भागों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। पहाड़, जैसे कि पहाड़, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे मैदानी क्षेत्र है, कहीं पे तटीय क्षेत्र है। इससे विकास असमान हुआ। इससे क्या होता है? विकास जो है असमान हुआ। दूसरा है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता क्या है? तो आर्थिक असमानता की अगर बात किया जाए तो कुछ क्षेत्र विकसित हुए जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, ये सब कुछ पिछड़ गए जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर पूर्व भारत हो गया। यह असंतोष पैदा करता है। तीसरा है भाषाई विविधता। भाषा के आधार पर अलग पहचान की भावना मजबूत होती है। उसके बाद चौथा है सांस्कृतिक भिन्नता। सांस्कृतिक भिन्नता देखिए तो सभी जगह का रीति रिवाज जो है अलग अलग है। पहनावा, पोशाका, खान पान सब अलग अलग है। राजनीतिक उपेक्षा। राजनीतिक उपेक्षा क्या है? जब केंद्र या राज्य सरकार क्षेत्र की अनदेखी करती है तो उसे राजनीतिक उपेक्षा कहते हैं। क्षेत्रवाद के प्रकार, आप क्षेत्रवाद के प्रकार को देखते हैं। पहला प्रकार है अलगाव की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ सेक्सेशन। सेक्सेशन। तो अलगाव की राजनीति क्या है? जब कोई क्षेत्र भारत से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है उसका क्या कहते हैं? अलगाव की राजनीति कहते हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए खालिस्तान आंदोलन। खालिस्तान आंदोलन, कश्मीर में अलगाववाद, ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। ठीक है? समायोजन की राजनीति। समायोजन की राजनीति क्या होता है? तो जब क्षेत्र अलग देश नहीं बल्कि अधिक स्वायत्तता या विशेष अधिकार चाहता है, वह एक विशेष अधिकार की मांग करने लगता है, जैसे कि विशेष राज्य का दर्जा मांगने लगता है, अधिक वित्तीय सहायता की मांग करता है, या लोकतांत्रिक मांग मानी जाती है। क्या है? लोकतांत्रिक मांग मानी जाती है। विद्रोह आंदोलन। विद्रोह आंदोलन क्या है? जब लोग प्रदर्शन, धरना, आंदोलन करते हैं गलत के खिलाफ, तो जब सरकार कुछ गलत करती है उसके खिलाफ जो आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है, धरना होता है, उसी को कहते हैं विद्रोह या आंदोलन। उदाहरण के लिए तेलंगाना आंदोलन हो गया, गोरखालैंड आंदोलन हो गया। इन आंदोलन से नए राज्य बना। क्षेत्रीय दलों की भूमिका। क्षेत्रीय दलों की आखिर भूमिका क्या है? क्षेत्रवाद के कारण कई क्षेत्रीय दल उभरे, जैसे कि कौन कौन है सो देखिए। जैसे कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस हो गया। ये दल क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय राजनीति में उठाते हैं। क्षेत्रवाद के क्या प्रभाव है? तो क्षेत्रवाद के प्रभाव को देखिए। क्षेत्रवाद के प्रभाव में सकारात्मक प्रभाव क्या है? स्थानीय विकास, लोकतंत्र में भागीदारी, पहचान की रक्षा। अब नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो नकारात्मक प्रभाव में है राष्ट्रीय एकता को खतरा, हिंसा व अशांति, अलगाववाद। निष्कर्ष की अगर बात किया जाए तो निष्कर्ष में देखिए क्या है। यदि क्षेत्रवाद संतुलित हो तो लोकतंत्र को मजबूत करता है। यदि क्षेत्रवाद संतुलित हो तो क्या करता है? लोकतंत्र को मजबूत करता है। लेकिन अतिवादी क्षेत्रवाद राष्ट्र की एकता के लिए हानिकारक है। इसलिए राष्ट्रीयता और क्षेत्रीयता में संतुलन आवश्यक है। तो ये था यूनिट 3। अब यूनिट 4 की अगर बात किया जाए, भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे। तो भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे क्या है इसको देखते हैं। तो प्रस्तावना सबसे पहले इसका देखते हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए धर्म और राजनीति के संबंध को संतुलित रखना आवश्यक है। धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य है राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगी।
धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, सो देखिए। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म विरोध नहीं, इसका अर्थ है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। क्या होगा? राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों को समान सम्मान मिलेगा, समान सम्मान मिलेगा। भारतीय संविधान में इसे 1976 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान इसे कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की क्या विशेषता है, तो देखिए। सभी धर्मों की स्वतंत्रता, सभी धर्म को एक जैसा स्वतंत्रता, राज्य का निष्पक्ष व्यवहार, धार्मिक भेदभाव का अभाव, अल्पसंख्यकों की क्या सुरक्षा करना। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता से जुड़े मुद्दे। धर्मनिरपेक्षता से जुड़े क्या क्या मुद्दे हैं? पहला, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है? धर्म के आधार पर राजनीति को क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। तो अक्सर भारत में क्या होता है? सांप्रदायिकता, दंगा देखने को मिलता है। धर्म के आधार पर राजनीति जो है सांप्रदायिकता कहलाता है। दंगे और हिंसा, धार्मिक तनाव से शांति भंग। धार्मिक तनाव से क्या होता है? शांति भंग होता है, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था वैसे ही। वोट बैंक राजनीति। वोट बैंक राजनीति क्या होता है? धर्म के आधार पर वोट मांगना। तो आजकल भारत में क्या चल रहा है, खासकर बिहार में तो यही चलता है, वोट बैंक राजनीति चलता है, धर्म के आधार पर वोट मांगना, ये तो चलते आ रहा है। उसके बाद चौथा है समान नागरिक संहिता विवाद, व्यक्तिगत कानूनों को लेकर बहस। ठीक है। प्रमुख राजनीतिक दलों की भूमिका। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, दोनों की धर्मनिरपेक्षता पर अलग दृष्टि रही है। निष्कर्ष की अगर बात किया जाए तो निष्कर्ष में देखिए क्या है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, इसके बिना शांति और एकता संभव ही नहीं है। ठीक है। अब बी है भारत में जन संचालन की राजनीति एवं पहचान की राजनीति क्या है, इसको देखते हैं। तो देखिए, जन संचालन की राजनीति की अगर बात करें, जब बड़ी संख्या में जनता क्या है, जब बड़ी संख्या में जनता को किसी मुद्दे पर संगठित किया जाता है उसे जन संचालन कहते हैं। जैसे कि माध्यम हो गया, रैली, धरना, आंदोलन, सोशल मीडिया, ये सब हो गया। इसका क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य की अगर बात करें तो अधिकारों की मांग। क्या है? अधिकारों की मांग, सरकार पर दबाव। उदाहरण के लिए किसान आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। पहचान की राजनीति। अब पहचान की राजनीति क्या है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। जब लोग अपनी जाति, धर्म, भाषा, लिंग या क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं तो उसे पहचान की राजनीति कहते हैं। आधार, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र के आधार पर। इसका क्या प्रभाव है? सकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो सकारात्मक प्रभाव में आता है पिछड़ों को प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय। और नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो समाज में विभाजन होता है, वोट बैंक की राजनीति होने लगती है। इसके निष्कर्ष की अगर बात किया जाए तो जन संचालन और पहचान की राजनीति लोकतंत्र को जागरूक बनाती है, परंतु अत्यधिक होने पर सामाजिक विघटन का कारण भी बनती है। तो इस प्रकार जो है पूरे चारों यूनिट को कंप्लीट करवा दिए। तो अब पेपर 3 भी कंप्लीट हो गया और पेपर 4 भी पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो बच गया इसका MCQ बच गया, तो इसको एक वीडियो में सारी यूनिट का MCQ भी करवा देंगे। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।